Hello defense aspirants, welcome to the Target Defense Academy and we are going to discuss GAT paper and we are going to discuss only here physics portion. There are total of 21 questions in physics. Okay, first of all we look at this first question which is of set A. We have paper here is set A. ठीक है, सेट ए में जो पहला क्वेश्चन हमें फिजिक्स मिला था वो क्वेश्चन नंबर 51 था. क्वेश्चन क्या कह रहा है? The streaming of light beams coming from the sun through trees is said to we have suggested that the light travels in straight line. The particle on the path of light beam are visible to us because. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन में समझते हैं क्या कह रहा है. ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर किसी पेड़ के पास से लाइट्स आती हैं तो जो वो डस्ट पार्टिकल, जो पाथ हमको पता चलता है, जो पाथ हमें ट्रेस कर सकते हैं लाइट्स के आने का, वो किसकी वजह से विजिबल हो रहा है. ये चीज आप लोगों ने अपने घरों में देखी होगी. जब आप किसी विंडो से लाइट आके देखते हो तो आपको देखता होगा छोटे छोटे टीनी टीनी पार्टिकल चमकते होते होंगे. आपको उन्हीं के बारे में बात किया है. तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ये चमकना है पार्टिकल्स का, जो आपको पूरा पाथ दिखता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है बेटा? स्कैटरिंग वर्ड. तो हम अपने ऑप्शन में क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे? स्कैटर. क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे कि स्कैटर कहां पर है. तो हमारा ऑप्शन में स्कैटर कहां पर है बेटा? पहला वाला क्या कह रहा है? रिफ्लेक्शन. पहला पार्ट क्या कह रहा है? रिफ्लेक्शन कह रहा है. तो ये क्या होगा? ऑप्शन गलत. दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? ये रिफ्रैक्ट कह रहा है, ये भी गलत. तीसरा क्या कह रहा है? पोलराइज, ये भी गलत. तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी. क्या बता रहा है? एयर क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है हमारे आईज में. कोई प्रॉब्लम यहां तक? पहला क्वेश्चन हो गया, इजी था, सिंपल सी लाइट की प्रॉपर्टी पे ध्यान देना था. अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जो कि हमारा इस सेट में है. ये भी काफी आसान क्वेश्चन था. क्या बोल रहा है? द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हर्ड, इट वेरीफाइज दैट. क्या कह रहा है कि हमको पहले लाइट दिख जाता है. बिजली जब कड़कती है तो सबसे पहले हमको लाइट दिख जाता है, उसका साउंड बाद में आता है. तो सबसे पहले रीजन समझ लेते हैं क्या होगा. जो लाइट की स्पीड होती है बेटा, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर ये हमारी वैक्यूम की स्पीड है, लेकिन अगर हम किसी मीडियम में भी जाएंगे तो भी ये नॉर्मली 10⁸ के टर्म्स में ही रहेगा. और वहां पर जहां पर साउंड है उसको हमेशा ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक मीडियम चाहिए होता है, जो कि क्या है? नॉर्मली एयर है. उसकी स्पीड कितनी है? 232 मीटर पर सेकेंड, जो कि काफी कम है. मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड. इसीलिए हमेशा क्या दिखेगा हमको? सबसे पहले हमें चमक दिखेगी, फिर उसके बाद हमें आवाज दिखेगी. तो क्या रीजन हो गया? लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन द साउंड. तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा. कोई प्रॉब्लम यहां तक? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट. क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर. What would be the current through the heater if the potential difference across the terminal of the voltage heater is reduced to 120 volt? तो इस क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है. अगर हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे बेटा? वोल्टेज को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा. ध्यान रखना, वोल्टेज को चेंज करने पर रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा. किसमें चेंज आएगा? करंट में चेंज आएगा. जो गलती हम बच्चे करेंगे, सबसे पहले जो गलती हमसे इस क्वेश्चन में होगी वो क्या होगा, वो पहले वो देख लेते हैं. हम डायरेक्ट V=IR यूज करेंगे और वहां से हम लोग नया वोल्टेज 220 की जगह क्या यूज कर लेते हैं? 110. तो ये क्वेश्चन, तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन जो आपके गलत होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन ये है. इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है? उस हीटर का रेजिस्टेंस पता करना है, जो कि कितने पता चलेगा? V=IR. वोल्टेज पहले कितना दे रखा है? 220 वोल्ट. और आपको करंट कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर. तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का? सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 220/0.5, जो कि सॉल्व होकर कितना हो जाएगा? 440 ओम. क्या हो जाएगा? 440 ओम. अब जब फिर से इसका वोल्टेज क्या कर दिया गया है? 220 वोल्ट से क्या कर दिया गया बेटा? चेंज कर 120 वोल्ट कर दिया गया है. कितना कर दिया गया? 220 वोल्ट से चेंज कर 120 वोल्ट कर गया है. तो अब इसमें जो नई करंट होगी वो कितना हो जाएगा? V=IR. तो I = V/R.
आर। तो V कितना है इस बार हमारा 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस 440। सॉल्व होगा 12/44, 6/22, 2 से करा 3/11, तो समथिंग 0.27 एम्पियर। कितना आएगा 0.27 एम्पियर। तो हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है इस बार। हमारा ऑप्शन नंबर 53 के ऑप्शन, हाँ 53 के ऑप्शंस हैं 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.27 एम्पियर एंड 0.7 एम्पियर। तो कौन सा आंसर हमारा सही आया बेटा 0.27 एम्पियर। कौन सा आंसर सही आया हमारा 0.27 एम्पियर। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा 54th। काफी आसान क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजली मेड ऑफ कांस्टेंट, टंगस्टन, नाइक्रोम एंड कॉपर। तो सबको पता है इसका आंसर कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा होगा इन सब में जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसी को हम अपने डिवाइस में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हीट इंक्रीज होगा और हम नहीं चाहते कि हमारा ऑब्जेक्ट मेल्ट हो जाए। तो सबको पता है किसका इसमें सबसे ज्यादा है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा आपका नाइक्रोम का है। किसका सबसे ज्यादा है बेटा, नाइक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर सी। यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ कि क्वेश्चन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, सीता 1.5 हाई स्टैंड्स बिफोर अ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल टू वी हर full image. What should be the minimum height of the plane mirror so that Sita can view her image fully? हमसे पूछ रहा है कि एक सीता नाम की बच्ची है जो कि किसके सामने, एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो रही है। किसके सामने, इसको ध्यान रखेंगे बेटा, किसके सामने खड़े होने जा रही है, एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होने जा रही है। वो कितने साइज का या फिर किस हाइट का एक अपना मिरर को यूज करे कि वो क्या कर सके, अपनी फुल इमेज देख सके। कितना देख सके बेटा, फुल इमेज। तो बहुत आसान सा है कि किसी भी प्लेन मिरर में अपनी फुल इमेज देखने के लिए हमें कितना चाहिए होता है, जितनी भी पर्सन की हाइट है, क्या है, हाइट ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 2, तो 0.75 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, आसान क्वेश्चन था। किसी क्या ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर में फुल हाइट देखने के लिए, फुल हाइट मतलब फुल इमेज देखने के लिए हमेशा पर्सन की हाइट का आधा साइज का प्लेन मिरर होना चाहिए। मतलब अगर हमें अपने आप को किसी शीशे में पूरा देखना है तो हमें कम से कम अपनी हाइट की, इमेजिन अगर मैं 5 फुट का हूं तो मुझे करीब 2.5 फुट का मिरर यूज करना पड़ेगा, तब मैं अपनी पूरी इमेज उसमें देख पाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो कि है 56। ओके, ये फिजिक्स का उतना नहीं है लेकिन देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या होगा आंसर बेटा इसका, जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक क्या नहीं करता, ऑक्सीडाइजेशन नहीं करता। जिंक क्या नहीं करता, ऑक्सीडेशन नहीं करता। ये हमारा क्वेश्चन नहीं था लेकिन देखते हैं। ठीक, अब अपना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रखा है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। Which one of the following graphs correctly represent the current voltage variation of a rectangular piece of semiconductor wafer? सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वेफर से आप क्या समझते हैं। तो वेफर से बेटा चॉकलेट खाते हो, जो आपका पहले एक 5 रुपए वाली वेफर चॉकलेट ही आती थी, कि आप क्या करोगे कि दो पीस के मतलब सेमीकंडक्टर, जैसे मान लेते एक सिलिकॉन हुआ एक जर्मेनियम हुआ, उन दोनों को आपस में एक साथ प्लेट में रखोगे, वैसा प्रोडक्ट है। क्या है, सेमीकंडक्टर। और उसका सीप कैसा है, एकदम रेक्टेंगुलर है, एकदम इसी पेपर के जैसा है। अब आपको बताना है कि उसमें करंट कैसा होगा। तो बिल्कुल बेसिक बात ध्यान रखेंगे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर बेटा दोनों तरीके से बिहेव करता है। ये करंट को कंडक्ट भी करता है और उसको नॉन कंडक्ट भी करता है। अंडर सम कंडीशंस ये करंट को क्या करता है, अलाउ करता है। तो ये कंडीशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये क्या कह रहा है कि वोल्टेज इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ओम्स को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी दूसरे ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन बी, एक मिनट, हाँ ऑप्शन बी क्या बता रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा करंट डिक्रीज होता जाएगा। तो ये ऑप्शन बी क्या है हमारा, ये ऑप्शन भी हमारा
रॉन्ग है। ये ऑप्शन भी हमारा क्या है बेटा, ठीक नहीं है। मतलब पहले दो ऑप्शन क्लियर हो गए, गलत हो गए। पहला ओम्स लॉ पे है, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ पे वर्क नहीं करता। दूसरा क्या बता रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम होती जाती है। तो सीधी सी बात है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो कभी भी वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट डिक्रीज नहीं हो सकती। तीसरा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन सही है। क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग पे वोल्टेज के कुछ पॉइंट पे हमको, वोल्टेज के कुछ पॉइंट पे हमको करंट नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट ड्रास्टिकली बढ़ता जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, ट्रू। और एक बार ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या बता रहा है, फिर से वोल्टेज इंक्रीज होने पर भी करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। The green plants in a terrestrial economic system absorb sunlight that fall on their leaves and convert it into the food energy. The percentage of solar radiation absorbed by all green plants for the process of photosynthesis is about 1%. बहुत से लोग इसको 10% लगा कर आएंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सिर्फ क्वेश्चन को समझिएगा। ये नहीं पूछ रहा है कि कितना एनर्जी का पार्ट उसके पास बचा। जो 1/10% का रूल है, 1/10 का रूल है, वो बाकी चीजों के लिए कि कितना एनर्जी आपकी बचती है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन को समझिएगा कि वो कितने परसेंटेज का, मतलब सोलर रेडिएशन जो उस पे गिर रही है। मान लेते हैं जैसे ये हमारा एक लीफ होगा, तो इस पे जो सोलर सनलाइट्स आपकी गिर रही हैं उसका कितने परसेंट, मतलब अगर 100 अमाउंट ऑफ फोटॉन्स इस पे गिरे होंगे तो सिर्फ एक फोटोन जो है वो उस लीफ ने एब्जॉर्ब किया। अब इसका 10% आगे जाता है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, 1% एब्जॉर्ब होता है इंसिडेंट फोटोनिक लाइट्स का। कोई प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा, ये काफी लोगों का गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा दूर है, क्वेश्चन नंबर 108। कितना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 108। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और मैं यहां पे सिर्फ फिजिक्स का पार्ट कर रहा हूं। फिजिक्स के मोस्टली क्वेश्चन काफी आसान आए हैं, ज्यादा नहीं है। बस जिसने भी थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा है और जो क्लास में नोट्स कराए जा रहे हैं, जैसे मैं आपका जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप उनसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस क्लास में उनके कराए हुए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो क्लास में नहीं कराया गया हुआ है। ठीक है, आते हैं 108। क्वेश्चन कह रहा है an iron nail sinks in water whereas an iron ship floats. Which of the following statement is correct in this regard? तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कोई भी चीज फ्लोट करती क्यों है। सिंपल सा बेसिक सा है कि जितना लोड, जितना वेट हम वाटर का डिस्प्लेस करेंगे उतना अगर नीचे से भी डिस्प्लेस होगा तो फ्लोट करेगा। इसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस क्या है, गलत है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। बता रखा है एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, तो डूब जाना चाहिए। एवरेज डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है, तभी तो डूब जाता है। नेल क्या होता है, अगर एक लोहे की कीली को पानी में ऐसे रखे तो डूब जाएगा, तो डेंसिटी ज्यादा है इसलिए डूब जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा कह रहा है एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, अगर लेस होता तो डूब जाता, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक, एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, ये भी सही है, इक्वल है तो तैर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ध्यान से सुनिए। यहां पे हमको इनके करेक्ट आंसर के कोड्स के हिसाब से वेरी कराना, मतलब कौन सी बात सही है, करेक्ट बोला है तो जिसमें से गलत बात है उनको ऑप्शन नहीं करना। जो बातें सही है, तो कौन कौन सी सही हुई थी हमारी, सेकंड एंड फोर्थ। कौन सी सही हुई थी हमारी बेटा, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा 109। काफी आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझेंगे, क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। मतलब कॉम्बिनेशन का, ये जो 4 कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं इनमें से सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा। तो पहले वाले तीनों साफ साफ पैरेलल में दिख रहे हैं, तो पैरेलल में रूल क्या है हमारा, 1/r इसको टू, जितने भी रेजिस्टेंस है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो कितना हो जाएगा ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितने ओम आ गया, 1 ओम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पहले का आंसर कितना है बेटा, पहले ऑप्शन का 1 ओम। दूसरे का क्या है, दो कैसे जुड़े हैं, पैरेलली जुड़े हैं, तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, कोई प्रॉब्लम, कितना हो जाएगा 2/3 या फिर 3/2, रेसिप्रोकेट होगा ना, ध्यान रखना। 1/r सॉल्व करना होता तो कितना आ गया 1.5 ओम। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर थर्ड पे हम लोग ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्ट है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं,
सीरीज में क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा आपका 2 ओम। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां? तो पहले का आया इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 1 ओम, दूसरे का 1.5, तीसरे का 2 ओम, फोर्थ वाला फिर से किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। सीरीज मतलब वो कॉम्बिनेशन जिसमें आपका जो करंट है वो डिवाइडेड नहीं होती है। तो जैसे एक्स से जो करंट चल रही है आई, वही करंट थ्रू आउट ऑल रेजिस्टेंस में पहुंच रही है, तो उसको किसमें बोलते हैं, सीरीज में। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया 3 ओम। तो पहला ऑप्शन कितना आया हमारा बेटा 1, तीसरा 1, दूसरा 1.5, तीसरा 2 और तीसरा 3। तो सबसे मिनिमम वाला कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर सही हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना होगा 1 ओम, जो कि कितना होगा हमारा 1 ओम। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखेंगे ध्यान से। व्हाट विल हैपन इफ अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो ध्यान सुनिए, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि दो चार्ज जो कि एक साथ बांध दिए गए हैं, मतलब आप जैसे दो चार्ज को एक साथ रख दो, यहां पे समझिएगा, मतलब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, एक साथ रखे हुए प्लेस्ड हैं, उनको हम किसी एक हाई स्पीड से एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं। और ध्यान रखेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रहा है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो उसके वर्टिकली फेंकना है, मतलब परपेंडिकुलर फेंकना है। कैसे फेंकना है, तो हमने इन दोनों चार्ज को इसके परपेंडिकुलरी फेंक दिया। अब हमको बताना है कि इस पे क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी चीज को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो बेटा वहां पे क्या यूज होता है, कौन सा फोर्स आता है, लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स आता है, लॉरेंज फोर्स। क्या फॉर्मूला है उसका, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर फेंका है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो जो फोर्स होगा वो QVB के बराबर हो जाएगा। मतलब किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो जैसा कि इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि दोनों चार्ज क्या हैं, बहुत बांध के फेंके गए हैं, लेकिन अब होगा क्या, लॉरेंज फोर्स जब इस पे लगेगा तो पॉजिटिव को, सिंपल से लॉरेंज फोर्स भी एक फोर्स होगा, वहां पे भी एक चार्ज होगा। अब एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो कैसा फोर्स जनरेट करेंगे बेटा, रिपल्सन का। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो कैसा फोर्स जनरेट करेंगे, रिपल्सन। और इनमें से एक निगेटिव, अब ये तो चेंज हो नहीं सकता, अगर मैंने पॉजिटिव मान लिया तो क्या होगा, पॉजिटिव, और एक निगेटिव, कैसा फोर्स जनरेट करेंगे, अट्रैक्शन का। अब हमको पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो वो कैसा होता है, सर्कुलर पाथ रोटेट करना शुरू कर लेंगे। तो पॉजिटिव जो है वो जिस डायरेक्शन में फेंका जाएगा वो उसी डायरेक्शन में, मतलब जैसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही मूव करता रहेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे मूव करना शुरू कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट। एक ही पॉइंट से ये इधर को मूव कर जाएगा और ये इधर को मूव कर जाएगा, तो दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें, बोथ काइंड ऑफ चार्ज विल स्टॉप मूविंग, नहीं ये गलत नहीं है, गलत है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल सेपरेट आउट, ये सही है। क्यों, क्योंकि आगे ये बात नहीं करी है कहीं पर कि वो सर्कुलर मोशन में आएंगे, अपोजिट में आएंगे। जैसे सिंपल से बोला, पॉजिटिव चार्ज विल स्टॉप बट नेगेटिव चार्ज विल कंटिन्यू मूविंग अनइंटरप्टेड, ये भी गलत। अगला है बोथ काइंड ऑफ चार्ज विल कीप मूविंग अनइंटरप्टेड, नहीं अनमूव तो करेंगे लेकिन अनइंटरप्टेड नहीं रहेंगे। अनइंटरप्टेड का मतलब दोनों का डायरेक्शन चेंज होने वाला, पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे जाएगा और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही था हमारा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल सेपरेट आउट। ठीक है, अगला ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये रहा। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन, द मोशन ऑफ द particle of mass m is described by a relation y equals to ut minus half gt square, where u is initial velocity of particle, the force acting on the particle is। तो देखिए बेसिक सा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, F इक्वल्स टू ma। और हमें जो हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट
टाइम मतलब dv बाई dt। अब देखिए कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को x या y में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो क्या है जो कंफ्यूजिंग होता है, जो बेटा ध्यान से जब हम क्लास नहीं करते तो जब चीजें याद करने की कोशिश करते हैं यही प्रॉब्लम होता है। मोस्टली क्लासरूम्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को x या y से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ क्लियरली स्टेटेड है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, y है। क्या है बेटा, y है। और उसका क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो फिर से देख लेते हैं, dy बाई dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। dy की इक्वेशन कितनी दे रखी है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे u बचेगा माइनस हाफ टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू जी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा u माइनस जी टी। ये आया हमारा क्या, एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा कितना आना चाहिए, ma मतलब मास इंटू u माइनस जी टी। तो अब ध्यान से देखते हैं, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, F इक्वल्स टू एम डी यू बाई डी टी है, F इक्वल्स टू एम जी है, F इक्वल्स टू एम डी वाई बाई डी टी है, F इक्वल्स टू माइनस एम जी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जो क्या बता रहा हो, F इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में u माइनस वी टी। तो ध्यान से देखिएगा, इसने आपके पहले स्टेप एक्सेलरेशन को कितना ले लिया है, dy बाई डी टी। कितना ले लिया एक्सेलरेशन को, dy बाई डी टी। तो फोर्स कितना हो गया, m इंटू ए। देखिए ध्यान से, फोर्स m इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई, dy बाई डी टी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। बहुत लोगों को बहुत टफ लगा होगा, लेकिन बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स पर ये क्वेश्चन हुआ है। क्या बोल रखा है, ए ब्लॉक ऑफ वुड डायमेंशन 40, 20 एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब एक ब्लॉक है वुड का जिसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है बेटा, एक वुड ब्लॉक है, मतलब लेंथ उसकी दे रखी है 40, ब्रेथ दे रखी है 20 एंड हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप इन 3 डिफरेंट पोजीशन। मतलब किसी ब्लॉक को हम 3 तरीके से रख सकते हैं ना, एक बार उसका बेस चेंज कर सकते हैं, एक बार उसके हम लेंथ को बेस बना सकते हैं, एक बार हम उसकी हाइट को बेस बना सकते हैं, एक बार हम उसके ब्रेथ को बेस बना सकते हैं। जैसे आपके घर में क्या आप टिफिन यूज करते हो, टिफिन को आप 3 तरीके से रख सकते हो ना, एक बार आप इसको फ्लैट रख सकते हो ऐसे, दूसरी बार इसके परपेंडिकुलर रख सकते हो, तीसरी बार उसकी एक्सिस पे रख सकते हो। तो उन तीनों तरीकों पे रखा गया और बता रखा है कि पहली बार की कंडीशन है कि 20 इंटू 10 सेंटीमीटर का बेस है। पहला कंडीशन कितना है, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर का। दूसरी कंडीशन कितना कह रखा है, 10 इंटू 40 सेंटीमीटर का। और तीसरी कंडीशन कितना कह रखा है, 40 इंटू 20 सेंटीमीटर का। और पूछ रखा है कि प्रेशर को एराइज करो। तो बेसिक सा देखो ध्यान से, प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सीधी सी बात है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसका एरिया कम उसका प्रेशर ज्यादा। क्या होगा कंडीशन, जिसका एरिया कम उसका प्रेशर ज्यादा। तो पहले वाले का एरिया कितना आएगा बेटा, 200 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे वाले का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे वाले का 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका एरिया कम उसका प्रेशर ज्यादा। तो सबसे कम एरिया किसका है, ए का, सबसे कम एरिया ए का, फिर बी का है, फिर सी का। तो प्रेशर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ए का, फिर बी का और फिर सी का। तो कौन सा आपका सही हो रहा है, पहला वाला कंडीशन, प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन सी। बात समझ आया, बेसिक कॉन्सेप्ट था, एकदम आसान क्वेश्चन था। क्या कि सिर्फ जिसका आपको एरिया दे रखा है आपको निकाल के कंपेयर कर लेना किसका किससे ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखते चलिए, जिंक को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं शायद, बाकी आप केमिस्ट्री वाले मैम बताएंगे भी। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का सीधा मिलेगा 131 पे, तो थोड़ा सा देखते हैं। सिर्फ हम लोग फिजिक्स का पोर्शन कर रहे हैं और आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, बाकी सारे पूरा जीएटी का सॉल्यूशन आज ही आपको मिलेगा, ठीक है।
हाँ, सबसे आसान क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ मोशन b इक्वल्स टू u प्लस at वेयर ऑल क्वांटिटीज आर नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं एंड सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। जैसे v क्या होता है आपका, v होता है बेटा हमारा, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, एंड टी क्या होता है टाइम। चलो एक ग्राफ बना लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। हम पहले अपना ग्राफ खुद बना लेंगे, फिर दिए हुए ऑप्शन से कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, 0। एक्सेलरेशन मान लेते हैं 10, अर्थ का एक्सेलरेशन 9.8 है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम 10 ले रहे हैं। टाइम पहला 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना आ गया 10। दूसरा कितना आया, दूसरे सेकंड के लिए वेलोसिटी, अब की u क्या है 10 है, अब की u क्या है बेटा 10, एक्सेलरेशन 10, टाइम फिर से 1 सेकंड, तो वेलोसिटी कितना आ गया 20। तीसरा फिर से इस बार कितना 20 प्लस 10 इंटू 1 30। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 10 20 30 40 50, ये हमारी वेलोसिटीज आ रही। कैसी आ रही वेलोसिटी बेटा, 10 20 30 40 50। लेकिन हमसे क्या वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पूछा हुआ है। हमारे चारों ऑप्शंस में, आप एक बार देख लीजिए, हमारे चारों ऑप्शन में, हाँ चारों ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस टाइम। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो जिसमें पूछा जाएगा हमको उसमें काम करना पड़ेगा। तो क्या है, पहले सेकंड में 10 थी, 20 थी, 30 थी, 40 थी, मतलब इस 1 सेकंड में कितने मीटर गया होगा 10, फिर दूसरे में 20, फिर तीसरे में 30, फिर चौथे में 40। तो टोटल 4 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 40 30 70 20 90 प्लस 10, मतलब 4 सेकंड में कितना गया है बेटा 100 मीटर। कितना गया 4 सेकंड में 100 मीटर। तो डिस्टेंस कैसे हो रही है, टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते, टाइम धीमे बढ़ रहा, डिस्टेंस तेज बढ़ती जा रही। तो इसको देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को, पहले ऑप्शन से चेक करते हुए आते हैं। तो जो मोस्टली सबसे ज्यादा लगेगा वो इसमें लगेगा कि डिस्टेंस और टाइम एकदम लीनियरली है, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा ना, पहले सेकंड में 30 गया, फिर 40 गया, फिर 50 गया, तो इससे क्या हो रहा है, ये गलत। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरा क्या बता रहा है, डिस्टेंस और टाइम में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस लीनियरली, मतलब शुरुआत 0 से नहीं हो रहा लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेट लाइन है। तीसरा क्या कह रहा है, डिस्टेंस टाइम के साथ घटती जा रही है, नहीं, डिस्टेंस और टाइम में चेंज आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, ठीक है, ये सही। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साउंड वेव प्रोपोगेटिंग इन एयर। मतलब हमको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, साउंड वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बात खत्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन होता है, लाइट होता है, साउंड नहीं होता। दूसरा क्या रखा है, साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव, सही बात है, एंड लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर, तो दोनों सही बात है। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं, खैर इस ऑप्शन बी की दोनों बातें सही हैं। साउंड कैसा होता है, साउंड जैसे आप मेरे सामने खड़े हो, मैं सीधा बोलता हूं तो आपको सीधा सुनाई देता है ना। अगर आप मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं सीधा बोलूंगा तो आपको मेरी आवाज धीमे सुनाई देगी, जब तक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लड़कर आपके पास नहीं आती। तो साउंड कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। और मैकेनिकल है, कैसे, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर बीच में हमारे और आपके बीच में क्या आ जाए, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए, हमारे और आपके बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो हम यहां पे बम फोड़ दें और आप मुझसे 2 मीटर दूर रहोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या है, साउंड इज मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स इज नेचर, तो यही गलत हो गया। मैकेनिकल वेव तो है, साउंड मैकेनिकल वेव तो है, लेकिन ट्रांसवर्स इन नेचर नहीं है, तो ऑप्शन गलत। साउंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गलत, दोनों ऑप्शन इसके गलत 4। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, साउंड एक मैकेनिकल वेव प्लस लॉन्गिट्यूडनल है। क्या है, मैकेनिकल वेव प्लस लॉन्गिट्यूडनल है। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अगला पॉइंट देखते हैं, A 100 ग्राम स्फीयर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ, क्या बोल रखा है बेटा, A 100 ग्राम स्फीयर, कैसा स्फीयर, A 100 ग्राम स्फीयर
मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर स्पेयर एट रेस्ट। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 0, लेकिन मास इसका कम है 50 मीटर 50 ग्राम। अब कह रखा है कोलाइड करता है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है बेटा परफेक्टली इलास्टिक, तो मतलब जिसका जैसा शेप है वो ऐसा ही रहेगा। तो हमें बताना है कि इसका टाइम कैसा हो जाएगा स्पीड ऑफ सेकेंड स्फीयर का, मतलब ये जाएगा इसको हिट करेगा फिर ये रुक जाएगा और ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। यही है ना बेटा बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या है mv, ड्यूरिंग कोलिजन m1v1 प्लस m2v2, आफ्टर कोलिजन mv। तो ध्यान से रखना यहां पे ये इनिशियल है तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है दोनों क्रॉस चेंज कर रहा है। इलास्टिक कोलिजन है तो यहां पे 0 है। मास और वेलोसिटी कितना है इसका 100, वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसके इक्वल होना इससे मतलब नहीं, फाइनल के बराबर करते हैं। कितना उसका 50 और वेलोसिटी उसकी फाइंड करना है। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 20 2 जा 40। तो किसकी स्पीड से छोटा वाला मूव करेगा 40 मीटर पर सेकंड की। ये हम लोग आप करके भी देख सकते हो, किसी बड़े पत्थर से एक छोटे पत्थर को मारो तो छोटा पत्थर बड़े पत्थर के मुकाबले तेज जाएगा। या फिर अगर आपने कंची कभी खेली होगी तो आप कंची को जब हिट करो एक बड़ी कंची से छोटी कंची को, तो जिस कंची को आप हिट करोगे वो बेटा तेज मूव करेगी, अगर बड़ी कंची वहीं पर रुक जाए तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following optical phenomena supports that light is transverse nature? ट्रांसवर्स मतलब बेटा एक दूसरे के उसमें दो प्रोपोगेशन प्लेन होने चाहिए और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो रिफ्रैक्शन तो ऐसा कुछ बताता नहीं, वो क्या बताता लाइट एक मीडियम से आती है, अगर सामने दूसरा मीडियम है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो गया। डिफ्रैक्शन क्या है वो भी क्या बताता है, एजेस से रिफ्रैक्शन एक तरीके का है। ठीक, तीसरा क्या है इंटरफेरेंस, वो अलग चीज है, उसमें फ्रिंज मिलता है वो दिखना। हमें क्या है पोलराइजेशन, क्या है आंसर इसका पोलराइजेशन। बहुत आसान था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 134, अब क्वेश्चन नंबर 135 बहुत आसान है। कह रहा हाउ मेनी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी फॉलोइंग मटेरियल्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मतलब ये चार जो मटेरियल है इनमें से कौन मैग्नेट से अट्रैक्ट किया जा सकता है, कौन कौन किया जा सकता है। तो पहला प्लास्टिक, सीधा से हमको पता है बेटा क्या पता है कि प्लास्टिक क्या है एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब इसमें बिल्कुल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कार्बन के सारे बॉन्ड कंप्लीट होते हैं तो ये भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। एल्युमिनियम एक इंटरेस्टिंग है, एल्युमिनियम की कॉन्टिन्यूटी मतलब कंडक्टिविटी होती है। एल्युमिनियम एक ऐसा जैसे मोस्टली जो मटेरियल कंडक्ट करते हैं करंट को वो आपको मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम की क्वालिटी है कि वो कंडक्टिविटी अच्छी होने के बावजूद भी एल्युमिनियम क्या एक अच्छी कंडक्टिविटी रखने के बाद मतलब एल्युमिनियम से करंट फ्लो कर सकती है लेकिन वो बिल्कुल भी मैग्नेटिज्म शो नहीं करता। स्टेनलेस स्टील, तो ध्यान रखिएगा स्टेनलेस स्टील का मतलब ये नहीं होता ना कि इसमें से स्टील मिसिंग है, और स्टील क्या है एक कंपोनेंट ऑफ आयरन है, और जहां पे भी आयरन होगा वहां पे क्या होगा मैग्नेटिज्म होगा ही होगा। तो स्टेनलेस स्टील क्या है सही आंसर है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़ते हुए आराम से पढ़ते हुए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बोल रहा है पहला प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक नहीं करता। सेकंड कार्बन नहीं करता है। थर्ड एल्युमिनियम नहीं करता है। चौथा ऑप्शन डी यही सही आंसर, क्योंकि स्टेनलेस स्टील मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो गया डी, नन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से फिजिक्स का पोर्शन पूरा हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और प्लीज डू ज्वाइन नेक्स्ट टाइम, और बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे अभी जो बाकी सारे पेपर को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।